आपल्या सगळ्यांचं म्हणणं मी खूप काळजीपूर्वक ऐकत होते. विशेषतः पंजाबराव वानखेडे सरांनी मांडलेली मांडणी आणि त्या मांडणीला अनुसरून काही केसेस ऐकत होते. सरतेशेवटी सरांनी काही मुद्दे मांडले आणि त्यात बढतीसाठीचं आरक्षण जे आहे त्या आरक्षणाच्या संबंधाने मी कॉलेजात असताना काही भूमिका आम्ही मांडायचो. म्हणजे आमच्याकडे वादविवाद स्पर्धा असायची आणि वादविवाद स्पर्धेत विषय असायचा की पदोन्नतीमध्ये आरक्षण असावे की नसावे. आणि खूप काही वेगळे वेगळे मुद्दे असायचे. समान नागरी कायदा असावा की नसावा असाही एक विषय असायचा. आणि समान नागरी कायद्यावर बोलताना बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा असा समज व्हायचा की समान नागरी कायदा म्हणजे आरक्षण बंद करणारा कायदा आहे. खरं म्हणजे दोन वेगवेगळ्या कायद्यांची तिथे गल्लत केलेली असायची. आणि त्यावेळेला आमचा इतका काही फार अभ्यास असायचा नाही. आम्ही आपले कॉलेजचे विद्यार्थी, आमच्या डोक्यात एकच, बक्षीस किती मिळणार आहे. जेवढी बक्षिसाची रक्कम तेवढं आपल्या शिकायला तेवढा, कारण शिक्षणाला दुसरं काही आधार नाहीये. स्पर्धेचं जे बक्षीस मिळेल त्या बक्षिसावर शिक्षण चालू राहायचं. त्यावेळेला आमची सरधोपट मांडणी अशी असायची, ती फार काही कलमं वगैरे अशी काही बैजवार असायची नाही. आमची सरधोपट मांडणी असायची, आरक्षण बंद करायचे, हां मग बंद करा. पण आरक्षण बंद करायचं असेल तर आमचं एवढंच म्हणणं आहे की जोपर्यंत सावरकर नगरामध्ये कांबळे बनसोडेचं घर जात नाही आणि आंबेडकर नगरामध्ये कुलकर्णी देशपांड्याचं घर येत नाही तोपर्यंत आरक्षण बंद करायचं नाही. साधा मुद्दा आपला. तेव्हा काही फार अभ्यास, फार काही कलमं काही कळत नव्हती, पण मुद्दा बिनचूक बसायचा, परीक्षकांना अपील व्हायचा. आता खूप साऱ्या अभ्यासाअंती काही गोष्टी लक्षात येतात. मी त्या मुद्द्याकडे येईल जो सरांनी सांगितला की न्यायालयीन लढा दिला पाहिजे. परंतु तत्पूर्वी बरीच माणसं असं सांगतात की आता आपल्याला बदलायचे, आता बदल झाला पाहिजे, आता बदल केला गेला पाहिजे, आता परिवर्तन झालं पाहिजे. आमची लढाई व्यवस्था परिवर्तनाची लढाई आहे. आणि मला त्या प्रत्येक वेळेला मी फार कुतूहलाने पाहते जेव्हा जेव्हा अशी काही मांडणी होते. ही सगळी मांडणी होत असताना अगदी सुरुवातीला संघटनेचे मोटिव्ह म्हणून आपण सगळेजण जी संघटनेची मांडणी करत होतात, मुळात संघटनेची गरज का पडते, संघ का गरजेचा आहे, तर संघ ही बुद्धिझम मधली आयडिओलॉजी आहे, त्याला एक बुद्धिझम मधलं अधिष्ठान आहे. तथागतांनी वज्जींना धम्मदेसना देत असताना एक संदेश असा दिलेला होता की वरचेवर एकत्रित येत चला, संघ भावनेने राहत चला. एकत्रित आल्याने तुमचे बरेचसे प्रश्न सुटणार आहेत. एकत्रित आल्याने तुमच्या एकमेकांच्या प्रश्नांची देवाणघेवाण तुम्ही करू शकणार आहात. म्हणजे काय होणार आहे तर सपोज आता इथे तर तुम्ही समजा सगळे बढती, इन्क्रीमेंट, प्रमोशन, अमुक ढमुक, अन्याय, अत्याचार, याला त्रास झाला त्याला त्रास झाला याच्यावर चर्चा करणार आहात. पण सपोज तुम्ही कुठल्या तरी लग्न समारंभात वगैरे गेलात, अशा वेळेला जेव्हा लग्न समारंभात तुम्ही सगळ्याजणी एकत्रित जमता त्यावेळेला तुमच्या चर्चा चालू असतात. चर्चेत एकमेकांना तुम्ही बोलत असता, काय काय चाललंय मग, मुलाची 12वी झाली का, मग काय ठरवलेलं आहे पुढे, मग इंजिनिअरिंगला पाठवणार की मेडिकलला पाठवणार. नाही राव, आपल्या इंजिनिअरिंगना आपण बघितलं ना काय दम नाही राहिला, चला आता फील्ड आमचं चेंज करायचं ठरलेलं आहे. दुसरी अजून एखादा प्रश्न विचारत असते, काय मग तब्येत कशी आहे मिस्टरांची, आता बरं वाटतंय ना, बायपास सर्जरीचं काय झालं, पैसे खा खा के कहा रखोगे, ओ बायपास करणी आहे की नाही. वेगवेगळ्या चर्चा चालू आहेत. काही जणी म्हणतील काय पोरीचं लग्न जमलं की नाही, मग कुठलं स्थळ बघताय, आमच्याकडे अमुक एक स्थळ आहे. हा, थोडक्यात काय, एकमेकांच्या सुखदुःखाची चर्चा एकत्रित आल्यावर होते. आणि एकमेकांच्या सुखदुःखाची चर्चा एकत्रित झाल्यानंतर ती होत असताना ईरधईचे तीरधई देवाणघेवाण होत असते. बुद्धिझम म्हणजे याच्यापेक्षा काही वेगळं नाही. समोरच्याच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघून भरून येणारं मन आणि समोरच्याच्या डोळ्यातला टपोरा थेंब बघून गलबलून येणारा ऊर, या दोन्हीतून वाहणारा जीवन प्रवाह म्हणजे बुद्धत्व. ह्याच्या पलीकडे काही नाही. ते बुद्धत्व तुमच्या माझ्यामध्ये सगळ्यांमध्ये असेल. मागे ज्या वेळेला मी नागपूरला एस टी कर्मचाऱ्यांच्यासाठी बोलायला आले होते त्यावेळेला आवाज इंडियाने जी क्लिप यूट्यूबला टाकलेली होती, आज घडीला जवळपास 2 ते 2.5 लाख त्याचे व्ह्युअर्स आहेत. आणि मग त्यांचं असं म्हणणं पडलं की एक माणूस त्यातला फक्त हिंदीचाच मजकूर ऐकून तो दुबईवरून आला बिचारा, सय्यद आबिद रसूल इनामदार. आणि ते असं म्हणाले कि बाजी हमने पहली बार सुना कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या किया, हमें पता ही नहीं था, लोग बताते ही नहीं, वो खाली बाबा साहब ने एक ही कम्युनिटी के लिए किया, ऐसा ही हमारा अजम्पशन था, तो हमने पहली बार ऐसा कुछ सुना. तो अभी अब की बार हम चाहते हैं
कि बाबा साहब का जो जयंती समारोह है हमको दुबई में रखना है। और रखेगा कौन? तो पूरी पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी रखेगी। आता मुस्लिम कम्युनिटीने 14 एप्रिलला तिकडे आमंत्रण दिलेलं दुबईला, आणि सगळी मुस्लिम कम्युनिटी बाबासाहेबांची 125वी जयंती साजरी करते। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। अब देखिए इतने सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इकट्ठे आना है, इकट्ठे आना है। बुद्ध ने वज्जियों को देशना देते समय तो कहा कि इकट्ठे आएंगे तो आप अपने सुख दुख के बारे में बात करोगे, जितना सुख दुख के बारे में बात करोगे उतना एक दूसरे से जुड़े रहोगे, उतना एक दूसरे से और ज्यादा पुख्ता तरीके से जुड़े रहोगे। अब इस पुख्ता तरीके से जुड़े रहने से ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। और इसी बात को आगे चलकर बाबा साहब ने अपने संदेश में लिखा कि आपको शिक्षित बनना है, संगठित बनना है और संघर्ष के लिए तैयार रहना है। यानी कि संगठन की बात तथागत से लेकर बाबा साहब तक चली आती है और वही बाबा साहब की बात लेकर हम हमारे संगठन बनाए जाते हैं। संगठन तो बहुत बनते हैं, बहुत संगठन हो रहे हैं, बहुत सारे संगठन हो रहे हैं। और इतने सारे संगठन में हर एक संगठन कह रहा है कि हम बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं। हर एक कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के लिए काम कर रहे हैं। हर एक कह रहे हैं कि बाबा साहब ने जो जो बातें हमें बताई थी उन सारी बातों पर अमल करते हुए हम चल रहे हैं। अब मेरे जैसे एक बहुत छोटे अनुयायी के मन में रह रहकर एक सवाल उठता है कि भैया इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे बैनर काम कर रहे हैं, तो सवाल वही के वही क्यों है? सवालों के जवाब क्यों नहीं मिल रहे हैं? अभी भी बातें वही के वही है, अभी तो गुत्थी सुलझी नहीं है। अभी भी कितने ही लोगों की हत्याएं हुई जा रही है, कितने ही लोग आत्महत्याएं किए जा रहे हैं। वो तो ऐसे ही हुआ ना कि देखिए कि हर 5 साल में इलेक्शन आता है। अभी तो थोड़ा बहुत तख्तोताज पलटा हुआ है, लेकिन पिछले 50 सालों का अगर आप देखेंगे कि हर 5 साल में इलेक्शन आता और हर 5 साल में हमारे पास जो कांग्रेस का कोई एमएलए आता, एमपी आता, वो कहता कि हमें विकास की बात करनी है, हमें आगे बढ़ना है, यहाँ के ये प्रॉब्लम हमें सुलझाने हैं, ये यहाँ की सड़क बनानी है, ये वहाँ के पानी का कुछ समस्या हल करनी है, ये करना है, वो करना है। और तभी भी हम ऐसे ही सोचते, हम बहुत छोटे थे और हम सोचते भैया ये इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, इतनी बातें कर रहा है कि ये करना है, वो करना है, अरे हर इलेक्शन को तू यही बातें करता है तो क्या हमने रोक रखा है तुझे? करना काम तू। हर इलेक्शन को बोल रहा है कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, और करता तो कुछ नहीं है। और 4.5 साल लूट रहा है और फिर आगे के 6 महीने में बस बात करते जा रहा है। बातें वही की वही है, सवाल वही के वही है, जवाब नहीं मिल रहे हैं। ऐसे क्यों होता है? क्यों ये सारी चीजें बदलती नहीं है? क्योंकि जब जब हम रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तब तब एंटी रिवॉल्यूशन की चीजें तैयार होती जाती है। जितना रिवॉल्यूशन की बात करोगे उतना एंटी रिवॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। बाबा साहब ने भी इसके बारे में लिखा था, क्रांति और प्रतिक्रांति कहकर, कि आप एक क्रांति की बात करोगे वहीं दूसरी और प्रतिक्रांति की बात चलती आएगी। अब ये प्रतिक्रांति की बात क्यों आगे क्यों बढ़ जाती है? तो देखिए बदलाव क्यों नहीं होता? क्योंकि स्थितियां बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही है, मनस्थितियां बदल रही नहीं रही है। नोशन ऑफ माइंड, वहां कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अब ये नोशन ऑफ माइंड क्या चीज है कि हम तो बदल गए, हम तो पढ़ लिख गए, बाबा साहब ने जितना कुछ दिया हमने भी लिया, पूरी पूरी ईमानदारी से लिया। हम पढ़े लिखे, हमने नौकरियां भी हासिल कर ली, हम बहुत बड़े मकामों पर भी पहुंच गए, अहदे मकाम हमने हासिल कर लिए और अपने एक अहम ओहदे पर जाकर फिर हम वही के वही धरे रह गए। क्यों? ऐसे क्यों होता है? क्यों चीजें बदलती नहीं है? और चीजें बदलती नहीं क्योंकि हम, दुनिया गोल है, उसी तरह से हम घूम फिर कर उसी एक बिंदु पर आकर, उसी एक पॉइंट पर आकर थम जाते हैं। कैसे? पहा, हिंदीत समजायला जर अवघड वाटत असेल तर मराठीत साधं करून सांगते, महिलांना जरा सोपं सोपं लक्षात येईल। म्हणजे पहा की महिला खूप खूप वर्षांपूर्वी, म्हणजे माझ्या आजीच्या काळात बायका असा आंबाडा बांधायच्या केसांचा आणि मग ते साडीचे पल्लू बिल्लू करायच्या। मग नंतर एक काळ आला, साधना वगैरेचा काळ आला, हिरोईन
त्यांचा काळ जास्त कळतो, माला सिन्हा, वैजंतीमाला. तर मग ते आंबाडे गेले आणि असा काहीतरी पंक्स आला, पोप्स आले आणि मग वेण्या आल्या, 2 वेण्या आल्या, मग केसांचा कट आला, त्याच्यानंतर मग केस थोडेसे मोकळे सोडायची पद्धत आली, मग पुन्हा मॅक्सी आली, मॅक्सीतनं पंजाबी ड्रेस आले, पंजाबी ड्रेसमध्ये पुन्हा पटियाला आले, पटियालातनं पुन्हा धोती वगैरे पॅटर्न आला, त्यानंतर मग जीन्स आल्या आणि आता पुन्हा घुमून फिरून जर तुम्हाला स्टायलिश प्रोग्राममध्ये जर एंटर करायचं असेल, आता तुम्ही बघा आत्ताच्या परत विद्या बालन वगैरे, तर पुन्हा साडीच आली, पुन्हा आंबाडेच आले, पुन्हा घुमून फिरून तिथेच आला, ठीक नाही, पुन्हा तिथेच येता. म्हणजे पूर्वीच्या हिरोईनच्या पर्स बघायच्या तुम्ही, त्या अशा छोट्या छोट्या पर्स होत्या काखेत अडकवणाऱ्या, मग अशा लॉंग लॉंग पर्स आल्या, खूप लॉंग आल्या. आता बघा, आता पुन्हा अजून छोट्या छोट्या पर्स आल्या. दुनिया वही आती है. हे तुमच्या रोजच्या जगण्यातलं उदाहरण सांगितलं मी. आता हेच उदाहरण आपण चळवळीच्या अँगलने बघूया. पहा की खूप वर्षांपूर्वी, म्हणजे जिथे वानखेडे सर सांगत होते की आपल्या आधीच्या 2 पिढ्या आधी, म्हणजे आपले आजोबा पंजोबा गावच्या पाटला देशमुखांच्या वाड्यांवरती घरगडी म्हणून कामं करायचे, शेतावाड्यावरती कामं करायची. आणि त्यावेळेला त्याने लाकडं फोडली, त्याने खूप कष्टाची कामं केली. एवढी सगळी कष्टाची कामं करून जेव्हा तो माणूस वाड्यात जायचा आणि कधीतरी तो मालक त्याला चहा देणार असणार की लीजिए भाई आप थक गए हो तो चहा लीजिए, पण तो चहा असा डिरेक्टली देत नाहीये. तो चहा कसा देणार आहे, त्याच वेळेला पाटलाच्या पोराची नवी नवेली बायको आहे, सून आहे, आणि ती सून घरात बसलेली आहे, चहा ती बनवायची, परंतु ती चहाचा ट्रे घेऊन बाहेर यायची नाही. चहाचा ट्रे गावातला जी ती काही वाडा आहे, वाड्याची जी भिंत आहे, त्या भिंतीमध्ये एक देवळी आहे, त्या देवळीतनं ती चहाचा तो ट्रे किंवा ती कप बशी ठेवायची. बाहेरचा माणूस ती कप बशी घ्यायचा आणि मग समोरच्याला चहा द्यायचा. आता परिस्थिती काय झाली आहे पहा. तेव्हा कधी आपण आपल्या आजोबांच्या सोबत, वडिलांच्या सोबत जर त्या पाटला देशमुखांच्या वाड्यावर गेलो असू आणि जर हे चित्र आपण पाहिलेलं असेल, तर आपल्या हे कदाचित उत्सुकता असेल की अरे आपल्याला तर पाटलाची सून दिसलीच नाही, चहा कुठून आला कळलंच नाही, आपल्याला तर फक्त ट्रेच दिसला, कप बशीच दिसली. आपल्या डोक्यात एक आकर्षण या सगळ्या गोष्टींचं, या सगळ्या शिस्तीचं. 1 मिनिटाची मांडणी नक्की हे करू शकते की प्रत्येकजण मोठ्या टेचात सांगतो कायदा आमच्या बापानं लिहिलाय, फार टेचात सांगतो. पण कायदा जरी तुमच्या बापानं लिहिला असला तरी कायद्याची अंमलबजावणी करणारी बापाच्या औलादी तयार झालेल्या नाहीत, ह्याचं भान असू दे. ज्या दिवशी बापाच्या औलादी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या असतील, त्या दिवशी त्या तुमचं म्हणणं ऐकून घेतील. मी पुन्हा एकदा काय सांगते, गांभीर्यानं समजून घ्या. तुम्ही कितीही डोलारे उभे केलेत तरी, गावाकडची म्हण इथं वापरत नाही, पण कितीही डोलारे उभे केले तरी चिखलाचे गाल जास्त दिवस चालत नसतात. ती गालफुगी असते, ती केव्हाही उतरू शकते. आमच्या बापाने कायदा तयार केलाय, पण कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या आम्ही बापाच्या अवलादी झालो नाहीत, त्यामुळे आमचं म्हणणं ऐकायला कुणीही असणार नाही. पद्धतशीरपणे तुमचा कार्यक्रम चालू असताना सगळ्यांची ज्या वेळेला तुमच्या मागण्या होत्या, तुमचं म्हणणं होतं, त्यावेळेला कायद्याची अंमलबजावणी करणारे ऐकायला येत नाहीत. ते त्यांचं म्हणणं सांगायला येतात, तुम्ही त्यांचं म्हणणं ऐकणारे असता, कायम स्वरूपी ऐकणारे राहता. आणि तुम्ही याच ॲटिट्यूडने असाल तर तुम्ही ऐकणारे आणि ऐकणारेच राहणार आहात. तुमचं म्हणणं सांगण्यासाठी आणि त्यांनी तुमचं म्हणणं ऐकण्यासाठी जो दुतर्फा संवाद व्हायला पाहिजे तो संवाद होणार नाही. नाहीतर ही अशी चालत राहील, ते आले, त्यांनी पाहिलं, त्यांनी जिंकलं आणि ते गेले. यामध्ये काही 2-4 लोकांचं कदाचित भलं होईल, पण सगळ्या समाज समूहाचं किती भलं होईल हे गॉड नोज, किंवा वरून बाबासाहेब पाहतायत, बाबासाहेब नोज, असं त्यांच्या भाषेमध्ये. परंतु मला जेवढं वाटलं आवश्यक तेवढं हे निश्चित की जर तुमचं म्हणणं ऐकावं असं तुम्हाला वाटत असेल तर अंमलबजावणी करणाऱ्या लोकांमध्ये तुम्ही असलं पाहिजे. अदरवाईज आपण फक्त आणि फक्त क्लिरिकल जॉब करणारे असू. होयबा तर आपलं आधीही चाललेलं होतं ना, काही फरक आहे का त्याच्यामध्ये? होयबा तर आधीही चाललेलं होतं आपलं, आधी आपण होयबाच करत होतो. त्यांनी सांगायचं ना, आपण होयजी म्हणायचं. आता काही फार फरक पडलाय का? मग अशी सुरुवात तिथूनच केली होती, तिथंच येऊन संपते की एका फॅशनने सुरुवात होते आणि दुनिया गोल आहे म्हणून घुमून ती तिथेच येते. अगदी तीच पद्धत आहे
की काल परवापर्यंत पाटला देशमुखांच्या वाड्यावरून चहाचा कप त्या दिवळीतनं बाहेर यायचा नाही. दिवळीतनं कप बाहेर आणण्यासाठी त्यांचे नोकर असायचे आणि गावची त्या घरातली जी लेक माता असेल, जी सून माता असेल ती दिसायची नाही. त्यात त्यांना भूषण वाटायचं की पहा आमच्या बाईचा नखसुद्धा नजरेला पडत नाही. त्यांना भूषण असायचं. कुठेतरी आमच्या मनात ती सुप्त भावना असायची की आमच्या बाया माणसं तर रस्त्यावर कामं करतात. आता आम्ही शिकलो, आम्ही सुधारलो, आम्हाला नोकऱ्या लागल्या, आता आम्ही मोठ्या फ्लॅट सिस्टीममध्ये राहायला गेलो. आता आमची काय परिस्थिती असते, आता आमच्याकडे पाहुणे येतात, आमच्याकडे सुद्धा चहाचा ट्रे येतो, आम्ही सुद्धा त्यांचं पुन्हा अनुकरण करायला लागतो. आमच्यातला जो सुप्त ब्राह्मण्य वाद आहे तो उफाळून यायला लागतो आणि मग आम्हालाही चहाचा ट्रे आमच्या पडद्याच्या मागणं देतात आणि आम्ही असा तो चहाचा ट्रे आमच्या समोरच्या पाहुण्यांना देतो. दुनिया गोल है. ज्या शोषकांच्या विरोधात आमची लढाई असते, आम्ही शोषित आहोत म्हणून त्याच शोषकांसारखे आम्हीही वागायला लागतो आणि आम्ही कालपर्यंत त्यांचं ऐकून घेत होतो. आम्ही एल्गाराची भाषा करायला लागलो, एल्गार म्हणून आमचं म्हणणं मांडायला लागलो. अरे पण मेळाव्यात एल्गारामध्ये आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी आपलं म्हणणं ऐकायला ते कुठे थांबत आहेत? ते नाहीत ना थांबत. त्यांनी त्यांच्या गोड 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 गप्पा हाणायच्या आणि आम्ही ऐकून घ्यायच्या. कालपर्यंत आमचा आजा वाड्यावर त्यांच्या शेतावर ऐकत होता, मग आम्ही कुठेतरी तिथे ऑफिसमध्ये ऐकायला लागलो. इथं मेळावा भरू नये आम्ही तेच ऐकायला लागलो. वेअर आर यू? तुम्ही कुठे आहात? पहा, विचार करा. कदाचित माझं म्हणणं कदाचित काहींना पटणार नाही, पण माफ करा, मैं तो ऐसे ही हूँ, बदलूंगी नहीं, बिलकुल नहीं बदलूंगी. आणि बदलायचं नाही म्हणून तर नोकरी सोडली ना. आपण नाही चिकटून राहू शकत बा. 5 वर्षात 7 नोकऱ्या सोडून दिल्या, पिवळा दिवा सोडलाय, सगळे शासकीय प्रोटोकॉल सोडून दिले आहेत. मला जर राजकारणातही यायचं असतं तर काही फार अवघड गोष्ट नाही. ज्या मुंडे साहेबांचा जिकर त्यांनी केला त्या मुंडे साहेबांच्या सख्या मावस भावाची पोरगी आहे, परळीत राहते, मुंडे साहेबांच्या सोबतची शेती आहे. राजकारण करणं काही फार अवघड नाही. ज्या विलासरावांनी ही बिल्डिंग तुम्हाला दिली असं तुम्ही सांगताय, म्हणजे जागा उपलब्ध करून दिली ज्यांच्या कारकिर्दीमध्ये, त्या विलासरावजींच्या पहिल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीचा पहिली प्रचार यंत्रणा सांभाळणारी मी पोरगी आहे. सोनिया गांधी लातूरमध्ये आल्यावरती पहिलं त्यांच्या अख्ख्या सभेचं संचलन आणि अख्खी सभा यशस्वीतेचं पूर्ण मोहीम पार पाडणारी मी आहे. राजकारणाचे मोह होत नाहीत असं नाही. झूट बोलून आयुष्य सजवण्याची आमंत्रणं आम्हाला आली नाहीत असे नाही. ती आमंत्रणं सगळ्यांनाच येतात. गरज असते अशा मोहाच्या जागा दूर सारण्याची आणि ठामपणे आपल्या भूमिका मांडण्याची. मला वाटतं मेळाव्यांची किंवा कुठल्याही अधिवेशनाची इति कर्तव्यता आणि साध्यता तेव्हा होऊ शकते जेव्हा आपण आपली का संघटन करतोय. आम्ही संघटन एवढ्यासाठी करतोय की आम्ही आमची मेजॉरिटीची ताकद दाखवायची. का मेजॉरिटीची ताकद दाखवायची? तर समोरच्याने आमचं म्हणणं ऐकलं पाहिजे, त्याला भाग पाडायचंय म्हणून. पण कधी ऐकणार आहे समोरचं म्हणणं तुमचं? अरे म्हणजे तुम्ही तिथेच आहात ना अजून पण. शून्यापासून शून्यापर्यंत प्रवास चालू आहे ना. कहाँ गए ही नहीं हम कहीं कुछ, कहाँ गए तो कहाँ भी नहीं और क्या लाया तो कुछ भी नहीं. हम बातें बहुत कर रहे हैं पर है वहीं पर. अरे अभी भी हम है बड़ी तादाद में है, बड़ी संख्या में है, लेकिन हमारी बड़ी संख्या में वो आते हैं, उनकी बात सुना के चले जाते हैं और हम तमाशबीन बन के बस ताली बजाने वाले रह जाते, बस तालियां बजाने वाले, उससे अलग और कुछ नहीं होता. हम ये नहीं कह पाते कि सर जी आप आए हैं आपको सुनना है. हम वही उसी मानसिकता में है कि आप आगे बढ़ो और हम साथ में है. वो आगे बढ़ता जाता है और हम पीछे पड़ते जाते हैं, पूरा समाज भी पीछे पड़ता जाता है. और किस समाज की बात कर रहे हैं आप? किस बदलाव की बात कर रहे हैं? कहाँ का बदलाव है, कहाँ का परिवर्तन है? ये बदलाव है, इसे परिवर्तन कहते हैं आप, इसे क्रांति कहते हैं आप. अरे क्रांति और बदलाव तब होता है जब हमारी बात सुनने के लिए हम उसे रोक सकते हैं. उतनी ताकत हमारे बाजुओं में, हमारे संगठन में, हमारी भुजाओं में, हमारे विचारों में और हमारी पूरी आइडियोलॉजी में आती है. तब जाके क्रांति होती है. ऐसे ही नहीं होती क्रांति की बात, ऐसे ही नहीं होती परिवर्तन की बात. कोई आएगा, कोई ऐसे ही बात सुना के जाएगा. ऐसे तो कितने ही आते हैं और कितने ही जाते हैं. नहीं आते हैं. अरे इलेक्शन में तो हमारे घर घर में घुस के आते हैं ना. हमारे छोटे छोटे घर होते हैं, वहां आकर घुस घुस के बातें करते हैं. ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए.
वही फिर उसकी तारीख लेने के लिए 4 साल एडीआर रगड़नी पड़ती है, फिर भी वह तारीख नहीं देता और सुनता नहीं है। फिर वो हमारी बात सुने इसलिए संगठन बनाना पड़ता है, हमारी बात सुने, हमारी समस्याओं पर ध्यान दे, इसलिए संगठन बनाकर अपनी ताकत बनाकर उसको बुलाना पड़ता है कि देखो इतनी ताकत है हमारी और सुनो हमारी बात। वो नहीं सुनता, क्योंकि वो भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता है। फिर उसका सरनेम कामले गायकवाड़, बनसोड़े, जोगदंड, मस्के गायकवाड़ कुछ भी हो, वो बदलता नहीं है। बस के अंदर की और बस के बाहर की मेंटालिटी एक जैसी ही है, हम भी वैसे ही बनते हैं। क्या होता है कि यवतमाल से बस निकलती है, बस पूरी भरी हुई होती है, बोरी तक बस आ जाती है। बोरी में कोई कहता है भैया बस रोक दो, बस में बैठने के लिए जगह नहीं है, खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। अंदर के लोग कहते हैं अरे भाई कहाँ घुसा आ रहा है, पैर रखने को जगह नहीं है, कहाँ आता है तू अंदर, जगह ही नहीं है। बाहर का बहुत मिन्नतें करता है, गिड़गिड़ा कर कहता है भैया भैया एक ही हूँ, भैया बहुत अर्जेंसी का काम है, भैया अंदर आने दो। कैसे तो भी बस के पहली सीढ़ी पर एक कदम रखने की जगह मिलती है, फिर कुछ समय होता है, फिर दूसरी सीढ़ी पर कदम रखता है, कुछ देर के बाद वो अंदर बस में सेटल हो जाता है, उसके लिए जगह मिलती है। फिर ऐसी चीज़ होती है कुछ कि नागपुर के करीब करीब एक 15-20 किलोमीटर के पहले और एक स्टॉप आ जाता है, और एक बार कोई होता है, कोई बहुत ही बेचारा जिसे ज़रूरतमंद है, वो फिर बस को रोकने की कोशिश करता है, और फिर एक बार बस में के सब चिल्लाने लगते अरे कहाँ आ रहा है, कहाँ मरे जा रहा है, यहाँ तो पैर रखने की भी ज़रूरत नहीं, जगह ही नहीं है, कहाँ आ रहा है तू। वो मिन्नतें करता है भैया आने दीजिए, बहुत ज़रूरी काम है, आने दीजिए भैया। अब जब बस में के सभी चिल्ला रहे होते हैं ना, तो उनके साथ जो बोरी में बैठा था ना, वो भी चिल्लाता है, वो भूल जाता है कि उसके लिए किसी ने तो भी बस रोकी थी। बस के अंदर की और बस के बाहर की मेंटालिटी एक जैसी होती है। यही तो हालात है ना हमारे। हम क्या बदले हैं, किस बदलाव की भाषा कर रहे हैं? अरे हम इसलिए इकट्ठे आ रहे हैं कि हमारी इस इकट्ठे आने की इस ताकत के बलबूते पर हम उसको झुका दे। हम झुकाते नहीं है, हम झुकते ही है। वहां भी झुकते थे, यहाँ भी झुकते हैं, और झुकने में ही जिंदगी जाती है। किस बाबा साहब की बात कर रहे हैं? अरे बाबा साहब ऊपर से देख रहे होंगे तो वो भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे बावन कुले साहब की बात में, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था आपके पीठ में रबर नहीं रीढ़ की हड्डी है, थोड़ा तन के रहिए, थोड़ा तन के इस उसके सामने मत झुकिए। आप ना झुके इसीलिए तो आपको वोटिंग राइट दिया हुआ है, और उसी वोटिंग राइट को मानकर वो यहाँ पर चला आता है। कोई उपकार नहीं करता, कोई मेहरबानी नहीं करता, वो उसकी ड्यूटी है ही शुड कम हियर। क्यों? कहाँ की बातें लेकर बैठे हो, लेकिन ऐसे करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे तो अपनी जहां चाहिए वहां तबादला नहीं कर देगा। अपने अपने हित के लिए चल रही बातें हैं। माफ कीजिए, ऐसे हितकारी आंदोलन का मैं कैसे हिस्सा बन सकती हूँ? इतनी नौकरियां छोड़ चुकी हूँ, इतने लोगों से इतना बैर ले चुकी हूँ, इतने बावजूद, इतने सारे हमलों के बावजूद जीवित हूँ। लगता है कुछ उन सच्चे लोगों के कुछ आशीष साथ में है, कुछ लोगों की शुभकामनाएं साथ में है कि जो चाहते हैं कि सही में कुछ बदलाव होना चाहिए। मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन बुरा जरूर लगता है। बहुत बुरा इसलिए लगता है क्योंकि बाबा साहब ने बताई हुई बात अब भी हमारी समझ में नहीं आई। अब भी हम नहीं समझ पाए हैं कि किस लिए बाबा साहब ने ये सारी चीजें कही थी। अरे इतने सारे आर्टिकल, इतने सारे, यहाँ बाबा साहब ने ऐसा कहा, वहाँ बाबा साहब ने ऐसा कहा, बाबा साहब ऐसे कहते थे, बाबा साहब वैसे कहते थे। इतने सारे चीजों के बावजूद इतनी तो बात ध्यान में रखिए भैया कि बाबा साहब ने कहा था सत्ता मेरे लिए मात्र एक साधन है, साध नहीं है, मात्र एक साधन है, इसे जब चाहे मैं लात मार सकता हूँ। वही बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल के नाम पर इस्तीफा देकर जब वह आते हैं और कोल्हापुर में स्थित वहाँ पर रुक जाते हैं और कुछ लोग उन्हें मिलने आते हैं, बाबा साहब नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं उनसे, वो नहीं उनसे झुक झुक के बात करते हैं।
इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम बहुत उन्मत्त होकर किसी को बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी सलीके से किसी के साथ हम बिहेव करें, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस चीज के लिए इकट्ठे आए हैं, अगर वही चीज आपकी नहीं होती है तो क्या मायने हो गए? फिर तो सारी चीजें बेमानी सी होने लगी। मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं आता, बहुत ज्यादा तो नहीं मैं समझती। यहाँ पर ये सर जी कह रहे थे कि न्यायालय का लड़ा, हाँ, जुडिशियल मैटर हमको लड़ना चाहिए, हमारे आरक्षण पर हमले हो रहे हैं। अरे कितना ही कहे मोदी और मोदी जी की मिनिस्ट्री कि हम यूं करेंगे, हम त्यों करेंगे, वो कितना भी कहे कि हम धर्मनिरपेक्षता की बजाय पंथ निरपेक्षता शब्द का ही प्रयोग करेंगे, कोई वहां पर नहीं बोल सका था। वहां पर किसी ने नहीं कहा राजनाथ सिंह जी से कि भैया राजनाथ सिंह जी आप तो गलत बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है भैया? अरे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पंथ निरपेक्षता नहीं होता सर जी। हमने जब वहां पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया तो कुछ मीडिया वालों ने हमसे पूछा कि आप क्या कहना चाहती है इस बारे में। हमने इतना ही कहा कि हमें लगता है राजनाथ सिंह जी की अंग्रेजी थोड़ी कम है, थोड़ी कच्ची है उनकी अंग्रेजी। वो सेकुलरिज्म को पंथ निरपेक्षता बतला रहे हैं, हमें लगता है कि उनकी अंग्रेजी थोड़ी कच्ची है। अगर वो चाहे तो हम उन्हें ट्यूशन देने के लिए तैयार है, अगर वो हमारे स्टूडेंट बने तो। अब देखिए वहाँ जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर बहुत सारे अफसर्स, स्टूडेंट्स और सोशल एक्टिविस्ट बहुत सारी बातें बना रहे थे और कह रहे थे कि हमारे कितने लोग हैं, वहाँ कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, हमारे कितने एमपी है, हमारे सुनील गायकवाड़ है, हमारे रामदास अठौले है, हमारे ढोबले है, हमारे वो एमएलए सुधाकर भालेराव है, बावनकुले है, इतने सारे लोग हैं, कोई बोलता क्यों नहीं। कहाँ बातें बना रहे थे? सोशल मीडिया पर। कोई बोलता क्यों नहीं? अरे भाई ठीक है, उसने नहीं बोला, उसे उसकी कुर्सी की पड़ी थी, नहीं बोला, इसमें से कोई भी नहीं बोला। उनको उनकी कुर्सी वो प्यारी थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोले बाबा साहब के संविधान के बारे में। एक मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नहीं, हम यहाँ के हैं, यहाँ के रहवासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं और आपका कोई संबंध नहीं आता इस बारे में, आप इस तरह से नहीं कर सकते, यू डोंट हैव एनी राइट, नॉट लीगल राइट। अब उस बारे में खड़गे साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजी और यहाँ के एमपी एमएलए के बारे में बहुत सारे क्रिटिसाइज के बहुत सारे मैसेज और बड़े बड़े पोस्ट आने लगे। अब वो थे और आप थे क्रिटिसाइज करने वाले। अब क्या हुआ कि जब आपको बताने की बारी है, क्या बाबा साहब के बारे में आप काम कर रहे हो, आप मूवमेंट का काम कर रहे हो? अरे भैया मूवमेंट का काम कर रहे हो तो बताइए, ठीक है भैया आप ऊर्जा डिपार्टमेंट से हो, आप ऊर्जा डिपार्टमेंट से हो, लेकिन आप बाबा साहब से जुड़े हो ना, आपके संगठन का नाम आपने बाबा साहब की आइडियोलॉजी से लिया है। अगर आपने आपके संगठन का नाम बाबा साहब की आइडियोलॉजी से लिया है तो बताइए ना कि बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं, क्यों वो स्ट्रोक पे स्ट्रोक दिए जा रहे हैं और क्यों हम चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, क्यों हमारे ही वोटिंग पर वो वहां पर गए हुए हैं, क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं, क्यों हम उन्हें ये बता नहीं पा रहे कि ठीक है हमारे एमपी एमएलए जिनको हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर वहां पर भेजा था वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो तेरी भी चुप और मेरी भी चुप कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चुप बैठेंगे, हम बोलने आए हैं और हम चाहते हैं भैया कि हम तो ऊर्जा डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमारी वहां तक पहुंच नहीं है, हम बहुत सलीके से बैठे हुए लोग हैं, हम बहुत अफसर लोग हैं, हम वेल डिसिप्लिन लोग हैं और वेल डिसिप्लिन लोग इकट्ठे बैठे हैं, उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो पब्लिक कॉन्टैक्ट जो डिपार्टमेंट है वो आपसे जुड़ा है और आप उनसे जुड़े हो, हम आपसे जुड़े हैं, आप उनसे जुड़े हो। इफ A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, इट मीन्स दैट A इज इक्वल टू C। अगर हम आपसे जुड़े हैं, आप उनसे जुड़े हैं, हम हमारी बात उन तक पहुंचाना चाहते नहीं पहुंच पा रहे तो हम हमारी बात आप तक पहुंचाएंगे। क्या आप हमारी बात उन तक पहुंचाएंगे? क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर तो बड़ी बड़ी पोस्ट आप शेयर और फॉरवर्ड कर रहे हो, यानी कि लड़ाई के दिन खड़े हो रहे हैं, बहुत बहुत लड़ाई की डींगे हाकी जा रही है, लड़ाई हो नहीं रही है। अगर इतना झुकाव रहता ना तो पवार साहब ने 2 बार एमएलसी देनी चाहिए थी, कब की एमएलए बन चुकी होती और इतना अच्छा बोल पाती हूँ तो
सिर्फ बोलने के बलबूते पर अगर हमारे ही पल्ले की पंकजा मुंडे इतनी बड़ी मिनिस्टर बन सकती है, तो बोलने के बलबूते पे हम क्यों नहीं बन पाएंगे? हम भी तो बन सकते हैं। बस बोलने में सिर्फ इतना बदलाव करना है कि सच की बजाय झूठ बोलना है, इतना ही बदलाव करना है ना। वो देखिए वो कैसे बदलाव करती थी कि 2 साल पहले जब उनके पिता का देहांत हो गया, उनके पिता का जब देहांत हो गया तो हिंदू, एज पर हिंदू रिचुअल्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, अगर कोई भी आदमी मरता है तो उसको जलाने के लिए उसका बेटा, बाप या भाई चाहिए। अब मुंडे साहब को कोई बेटा नहीं था, तो पंकजा जी ने कहा कि मैं आधुनिक युग की लड़की हूँ, मैं ऐसे ढकोसलों को नहीं मानती, तो मेरे पिता को मुखाग्नि मैं दूंगी। और उन्होंने वो देनी चाहिए। लोगों ने कितनी सराहना की, कितनी प्रशंसा की। लोगों को लगा अरे भैया बड़ी अच्छी बात है, ये तो आधुनिक युग की है, ये तो सावित्री की बेटी है। बहुत बड़ी 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 बातें हो गई। 2 महीने पहले और एक घटना घटी। 2 महीने पहले एक लड़की शनि शिंगणापुर के वहां पर चौके पर चली गई। बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे बवाल मच गया। और मीडिया वालों ने फिर पंकजा जी को ही पूछा, भैया आप तो आधुनिक युग की हो, मिनिस्ट्री में हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो कहती है, क्यों आप उन सारे रीति रिवाज को तोड़ना चाहते हो? अरे बरसों से हमारे पुरखों ने जो रस्में बनाई हुई है उसे तोड़ने में क्या हासिल है? अरे वाह, 2 साल पहले तो आप तो बड़ी आयरन लेडी बन के फिर रही थी, आज क्या बात हो गई? आज आपकी तलवार क्यों म्यान हो गई? जब समय आता है तो बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। हम बोलते नहीं है। बहुत सारे सवाल इसी वजह से रुक जाते हैं। बहुत सारी अनकही कहानियां यहीं पर दब के मर जाती है। रोहित वेमुला मरने के बाद उसके लिए बहुत सारे कैंडल जलाए जाते हैं। अरे जब वो लड़ रहा था तब कहाँ गई थी आपकी जुबान? तब कहाँ गए थे आपके मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया? तब तो कोई उसके साथ नहीं था। सब होने के बाद खैरलाल जी के वक्त भी यही चल रहा था कि जब खैरलाल जी होने से पहले 1 साल पहले 16 बार पुलिस कंप्लेन हो गई थी। 16 बार पुलिस कंप्लेन में हमारे भी बहुत सारे अफसर थे, हमारे ही मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी थे, तब कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। और जब घटना घट गई तो इतने सारे लिटरेचरिक मूड में वो बताने लगे और बता बता कर सराहना बटोरने लगे, फिर वोट कमाने लगे। आज भी तो यही होता है। मुझे यहाँ पर आप बुला रहे हो, ठीक है कि आप ऊर्जा डिपार्टमेंट से जुड़े हो, तो क्या हुआ? बोलना नहीं चाह रही थी, बिल्कुल ही नहीं, अब भी नहीं, बिल्कुल ही। लेकिन थोड़ा चलता है खून कि मेरे बाप ने खून पसीना करके ये जो पूरा बनाया था उसका क्या क्या हो रहा है। अरे आप ऊर्जा डिपार्टमेंट से जुड़े हो, लेकिन आप जिस सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हो उस सामाजिक बदलाव का एक हिस्सा आपके बच्चे भी तो है, आपकी बहनें, आपके भाई भी तो है। और अगर आपके बहनें, आपके भाई, आपके बच्चे हैं तो वो क्या आगे चलकर अभियंता ही बनने वाले हैं? नहीं बनेंगे वो अभियंता। शायद एका दूसरा, शायद आप में से आगे आपकी जनरेशन आगे जाके सिर्फ से सिर्फ 5% लोग अभियंता बनेंगे, बाकी 95% कहाँ जाएंगे? 95% शायद अपने अलग अलग सेक्टर्स ढूंढेंगे। कोई बैंकिंग में जाएगा, कोई LIC में जाएगा, कोई MPSC UPSC की तरफ जाएगा, कोई कहाँ तो कोई राजनीति में भी जाएगा। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए यहाँ से तो शुरुआत करनी पड़ेगी कि कभी तो सोचिए कि उनका एक MLA बनता है, उनका एक MLA जैसे ही बनता है वो स्कूल खुलवाता है, वो कॉलेज खुलवाता है, उसकी फैक्ट्री बनती है। कभी सोचिए, क्या टाटा अंबानी कभी झुक के बात करेगा किसी MLA मिनिस्टर से? नहीं, मिनिस्टर उसे झुक के बात करेगा। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर को पता है उसके इलेक्शन और उसके पूरे पॉलिटिकल करियर के लिए जो फाइनेंशियल जो सप्लाई चाहिए वो सप्लाई देने वाला ये बिजनेसमैन है, वो पैसे उसके पास है। तो बजाय किसी के सामने झुकने के फाइनेंशियल स्ट्रांग होने की मूवमेंट बढ़ाएंगे ना, ये ज्यादा जरूरी है ना। क्यों फाइनेंशियल मूवमेंट हम स्ट्रांग नहीं बढ़ाते? क्यों उसके बारे में नहीं सोचते? क्यों हम नहीं सोचते कि UPSC MPSC में जो हमारा परसेंट तो घटता जा रहा है उसके लिए हम क्या करें? वहां डिसीजन मेकिंग में हम चाहिए। क्यों हम डिसीजन मेकिंग में नहीं रहते? क्यों हम वहां से नीचे आते जाते हैं? हम ये भी नहीं सोचते, मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी, हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि अरे भैया देखिए कि
2013-14 में मुंडे साहब गए। मुंडे साहब का देहांत अगर 14 में हो गया, लेकिन पंकजा की लीडरशिप 2009 में तैयार हो गई थी। 2013 में विलासराव जी गए, लेकिन अमित देशमुख की लीडरशिप 2009 में तैयार हो गई थी। सोचने वाली बात है, 2012 में बाल ठाकरे गए, लेकिन बाल ठाकरे के जीवित रहते ही बाल ठाकरे के बेटे और पोते की लीडरशिप तैयार हो चुकी थी। हमारी लीडरशिप कहाँ है? कोई जवाब दे सकता है? कांशीराम जी ने भी फ्यूचर साइट रखते हुए, फोरकास्ट विजन रखते हुए अपने रहते बहन मायावती की लीडरशिप डेवलप कराई थी। लेकिन आज की तारीख में आप सोचिए कि आठवले साहब के बाद की लीडरशिप किसकी रहेगी, कवाड़े सर के बाद की किसकी रहेगी, गवई के बाद किसकी रहेगी, यहाँ तक कि बहन मायावती के बाद किसकी रहेगी? यू हैव नो आंसर। आप सोच ही नहीं रहे हो। हम बस इस चीज में धन्यता मान रहे हैं, बड़े बड़े कागज बनाने हैं और बस बाबा साहब ने ऐसा कहा। अरे बाबा साहब ने बहुत कुछ कहा, उसमें का कितना कर रहे हो? बाबा साहब ने ऐसे किया, वो तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को पता है। आप क्या कर रहे हो? व्हाट्स योर ओन कंट्रीब्यूशन? If you want to tribute towards the movement, you have to contribute the movement. अगर आप इस मूवमेंट को ट्रिब्यूट करना चाहते हो तो आपको कंट्रीब्यूट करना सीखना पड़ेगा कि आप कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो। और कंट्रीब्यूशन का एक प्री कंडीशन ये भी रहेगा कि जिनके खिलाफ लड़ रहे हो उनके सामने तन के रहो। अब आपको लगेगा ताई ये बातें बोलने के लिए बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन ताई हम तो गवर्नमेंट में है ना, तो हम कैसे कर सकते हैं? अरे भैया ठीक है, अकेले अकेले शिकार बनती है, शिकार अकेले अकेले होता है। देखिए शिकार भेड़िए की वगैरह सबकी होती है, अकेले जो रहता है उसकी शिकार होती है। जब संगठन में, जब माहौल में आते हैं तो शिकार नहीं बनती। अब सब इकट्ठे हो ना, अब इकट्ठे बैठने के बाद भी वही झुकाव क्यों आता है बिहेवियर में? वाई? क्यों झुकते हैं? समझ में नहीं आता इतना सारा। मुझे जितना हो सकता है, जितनी मोमेंट मैं जानती हूँ, मैं उतनी ना कि बताती हूँ, अपनी निजी जिंदगी में भी उस पर अमल करती हूँ। और निजी जिंदगी में अमल करते समय ये भी बार बार सोचती हूँ कि ये सारी चीजें बदलने के लिए मेरी अकेले की ताकत इतनी काफी नहीं है। जब हम तो माने साहब के साथ भी काम करते थे, लक्ष्मण माने साहब के साथ काम करते थे, तब माने साहब हमें बताते थे। अब यह सारी बातें मैं बतौर स्पीकर नहीं बता रही हूँ, आपकी बहन के तौर पर बता रही हूँ। माने साहब कहते थे कि सुप्रिया ताई का इनविटेशन है, आप उनके साथ रहो, उनकी पीएस बनकर रहो, बस उनका सब आपको प्रोग्राम और शेड्यूल देखना है। हमने माने साहब को सिर्फ एक ही बात कही, सर अरे मेरे दादा परदादा, उनके दादा परदादाओं के पास यही तो काम किया करते थे, जी हुजूर किया करते थे। अब मैं भी अगर वही करते रहूंगी तो मेरी मूवमेंट और मेरी आइडियोलॉजी का क्या फर्क पड़ेगा? उससे मुझे क्या लाभ होगा? शायद मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, भले ही बहुत वक्त लगेगा, इट विल टेक टाइम मोर देन माई एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन क्या पता शायद कभी ऐसा भी वक्त आए कि आज जो मुझे पीएस रखने की बात कर रहे, कब पता नहीं शायद मैं उनको पीएस रखने का हौसला रखूं। क्यों नहीं सोच रहे हम इस तरह से? सोचना पड़ेगा ना भैया। मेरे दिमाग में जितना बाबा साहब है, साथ ही साथ मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत मार्क्स भी है, और मार्क्स कहता है आपके लिए, आपके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। इतनी सारी नौकरियां चली गई है, कहीं कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कहीं कोई मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। अगर है तो बस एक ही चीज है कि महाराष्ट्र में मेरा चेहरा बिगड़ देखे, अगर मेरी आवाज भी कोई मोबाइल पर सुनता है तो कहता है अरे बाबा साहब की बेटी है क्या, ये सुषमा अंधारे की आवाज है। बस इतनी ही सादी सी पहचान है, इतनी छोटी सी पहचान है। लेकिन मार्क्स कहता है कि आपके पास कमाने के लिए कुछ नहीं है, गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर बाजी पलट गई तो पूरी बिसात मेरी होगी। मैं बाजी पलटने में यकीन रखने वाली हूँ, भले ही मैं अकेली हूँ, अकेली ही तो थी।
कहाँ पता था कि मेरे लिए, मुझे सुनने के लिए इतने भी लोग इतनी तादाद में रहेंगे। अरे मैं जिस माहौल से आई हूँ, आप ऊर्जा डिपार्टमेंट के लोग हो, मेरा ग्रेजुएशन तक जब मैंने पढ़ाई की, मेरे ग्रेजुएशन तक मेरे घर में छोड़ो, मेरे पूरे गांव में बिजली नहीं थी। मैं उस इलाके से आई हुई लड़की हूँ। मेरे घर में आपको लगता होगा कि कितने पढ़े लिखे लोग होंगे, मेरे घर में किसी को भी दिस दैट एम इज आर भी नहीं आता, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मेरी माँ खेती करती है, बाप नहीं है। वो कहते हैं ना कि ज्ञानेश्वर ने क्या तो बोले दीवार चलाई। अरे ज्ञानेश्वर ने दीवार चलाई तो उन्होंने इतनी बातें बनाना शुरू किया, उसने एक दीवार चलाई तो इतनी बातें बनने लगी। अरे मेरी माँ पिछले 20 सालों से पूरी 4 दीवारों वाला एक समूचा घर चलाती है, कितनी बातें होगी उसकी। मैं उस माँ की बेटी हूँ और उस माँ को गौरव गरिमा दिलाने का हौसला रखती हूँ। और उस माँ को अगर मुझे गौरव गरिमा दिलानी है तो मुझे चाहिए कि मैं तन के रहूँ। और मैं तन के क्यों रहूँ? क्योंकि अगर मैं झुककर बात करूँगी तो मेरे पीछे से आने वाली मेरी कई पीढ़ियाँ फिर वो भी झुकने का ही मुझसे आदर्श पाएंगी और कुछ न पाएंगी। मुझे चाहिए कि मैं सामने वाले को बिल्कुल तहजीब से बात करूं, लेकिन तहजीब से बात मैं तब करूं क्यों असहिष्णुता बढ़ती है। व्हाट इज मीन बाय रैशनलिज्म? रैशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है? सहिष्णुता का मीनिंग क्या होता है? अरे सहिष्णु उसे कहा जाता है कि मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसके लिए आपको मेरी भी बात सुननी पड़ेगी। इसे कहते हैं सहिष्णुतावाद। मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन उसकी प्री कंडीशन आपको मेरी बात भी सुननी पड़ेगी, तो सहिष्णुतावाद होगा। अरे आप सुनते ही नहीं हो, आप सुनते ही नहीं हो, आप बस अपनी ही बजाए जा रहे हो। यानी कि ऊपर दिल्ली में वो सुनाते हैं, उधर उधर वो अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया। किस मेक इन इंडिया की बात करते हैं? आइए बीड़ डिस्ट्रिक्ट में 24 घंटे लाइट चली जाती है, कहाँ कैसे जीते हैं लोग? अरे 2-2 3-3 बार बोरिंग लेते हैं, बोरिंग फेल जाता है, वहां पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है। लोग जो फसल आती है, फसल से ज्यादा जो बीमा मिलता है, बीमे पर ज्यादा अपनी उसके भरोसे ज्यादा जिंदगी बिता रहे हैं। सही में समाज बदलाव करना है, कुछ न कीजिए भैया, अपनी नौकरी कीजिए, पर नौकरी करते करते इतना तो कीजिए कि कम से कम हम एक आध स्टूडेंट तो अडॉप्ट करेंगे और एक आध स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। एक स्टूडेंट हम एजुकेशन के लिए अडॉप्शन करेंगे। मैं, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा फ्लैट, मेरी गाड़ी। अरे उसके बाहर भी मियाँ जरा झांक कर देखिए, बाहर की दुनिया, बहुत बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं, देखिए जरा क्या चल रहा है सो। क्योंकि मुझे लगा जब मैं अफसर थी, मुझे लगा कि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं कि जिन्हें पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। हमारे पास यशोदा है, भारती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 80 बच्चे आ सकते हैं। 80 बच्चे में से अब उसमें भी रिजर्वेशन यों त्यों चल रहा है। पूरे स्टेट से सिर्फ 80 बच्चों को हम शिक्षा दे सकते हैं, सिर्फ 80 बच्चों को, सिर्फ 80। यानी कितने ही बच्चे जो अपना एक सपना लेकर है यूपीएससी एमपीएससी से अफसर बनने का, वो सपना पूरा नहीं कर पाते। हमने हमारे सम्यक संकल्प की बात, हमने हमारी ओर से एक संकल्प कर लिया कि अगर बाबा साहब की 125वीं सालगिरह है तो 125वीं सालगिरह पर हम 125 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। 125 बच्चे जो यूपीएससी एमपीएससी करने वाले हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, 125 स्टूडेंट को अडॉप्ट करके उनको यूपीएससी की तालीम देनी है। यह तालीम देते समय इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट फंड के जरिए ये काम नहीं चलाया जा रहा। क्योंकि कुछ संगठन ऐसे भी चलते हैं कि सब नौकरदार लोग रहते हैं, सब डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं और गवर्नमेंट के लोगों के साथ बात करते हैं, उन्हीं के पैसों पर काम चलता है, संगठन का काम उन्हीं के पैसे से। और जो बात करने वाला रहता है ना, विषय कौन सा भी हो, सब्जेक्ट कौन सा भी हो, अधिवेशन कहीं पर भी हो, सेशन कौन सा भी हो, अध्यक्ष वही रहता है, अध्यक्ष वही रहता है और बात का तरीका एक ही रहता है। इतने गांव में, इतना तहसीलों में 4 वर्ण थे, आर्य बाहर से आए थे, और फिर कहेगा पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। अरे पढ़े लिखे लोगों से पैसा लेकर तो संगठन चला रहा है और फिर पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है बात कर रहा है, कितनी गलत बात है। ये कुछ दोगली बातें हैं। सारी चीजों को थोड़ा जरा बारीकी से देखना पड़ेगा। बहुत कम समय है, बहुत कम समय में
बहुत, ये भी बहुत ज़्यादा लंबी बात हो गई, इतनी भी बात नहीं करनी चाहिए। मैंने जितना कुछ कहा, आप में से कुछ लोगों को लगा होगा कि ताई एकदम से आप इतनी उखड़ क्यों रही है। मैं बिल्कुल उखड़ी उखड़ी नहीं हूँ। मैं बहुत ही प्यार से, बहुत जिम्मेदारी से और बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर से यह बात कर रही हूँ। और वो इसलिए कर रही हूँ कि बदलाव सिर्फ बोलने से नहीं आते, बदलाव उस पर अमल करने से भी आते हैं कि हर हर एक चीज पर। और आपकी लीडर वो होता है, लीडर किसे कहते हैं? बाबा साहब, तुम्ही नेता म्हणता बाबासाहेबांना? अरे नेता कोण असतो? नेता तो असतो जो पुढे नेतो, तो नेता असतो. बाबासाहेब एक जाणता नेता होता, त्याने जनता पुढे नेली, पुढे आणली. आता नेते नेनते झालेले आहेत आणि नेनत्या नेत्यांकडून जनता जाणती होण्याची अपेक्षा करते. कसे शक्य आहे ते तुम्ही विचार करा याच्या संबंधाने. ये सब अपने अंदर का बदलाव होने की ज़रूरत है। हमसे अगर कुछ, मैं सिर्फ आधे से 1 मिनट की स्टोरी आपको, एक नीति कथा बताऊंगी और अपनी बात यहीं पर समाप्त करूंगी। कथा ऐसी है कि एक आदमी था, उसका नाम छेदूलाल था। आदमी हिंदू था, छेदूलाल नाम था। अब लोगों को ऐसी आदत रहती कि लोग पूरा नाम नहीं लेते। छेदूलाल था तो लोग उसे छेदू 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 कहते। वो अपने नाम से बड़ा ऊब गया, बड़ा परेशान हो गया। क्या यार, मेरा नाम छेदूलाल है, लोग लाल भूल जाते और सिर्फ छेदू 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 ध्यान में रखते हैं। वो बहुत ऊब गया, बोला अब नाम बदलना है। लोग बोले नाम क्यों बदल रहा है, पूरा धर्म ही बदल ले। बोला हाँ ठीक है, धर्म भी बदल देता हूँ, कन्वर्जन कर लेता हूँ। सिख धर्म में चला गया। सिख धर्म के सब रिचुअल्स हो गए। सब रिचुअल्स हो गए तो सिख धर्म के गुरु ने पूछा, बोल अब तेरा नाम बदलना पड़ेगा तो नाम क्या रखेगा? वो बोला देखो भैया, नाम से तो बड़ी तकलीफ हो रही थी। हुआ यूं कि मेरा नाम हिंदू था तब छेदूलाल था, अब आप अच्छा नाम सुझाइए। उन्होंने कहा ठीक है बच्चे, वाहे गुरु की खालसा वाहे गुरु की फतेह, तेरा नाम बदल देते हैं। आज से दुनिया तुझे छेदू सिंह के नाम से पुकारेगी। छेदू सिंह लोग सिंह भूल गए और फिर छेदू 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 कहने लगे। अरे ये क्या हो गया? अरे बोला मेरी तकलीफ दूर करने के लिए मैंने नाम बदलना चाहा था और नाम तो नहीं बदल रहा, ये क्या बात हो गई? फिर बहुत बोर हो गया। फिर कहने लगा नहीं, मुझे कन्वर्जन करना है, नाम बदलना है। कहाँ जाएगा? बोला मैं ईसाई बन जाऊंगा, क्रिश्चियन धर्म में जाऊंगा। बोले चले ठीक है, क्रिश्चियन धर्म में चला गया। वहाँ फादर थे, वो उनके क्या और रेवरेंड वगैरह बहुत सारे, अभी इतना तो नहीं समझ में आता, वो बहुत सारे लोग थे। वो उन्होंने उसका बपतिस्मा वगैरह करवाया। बपतिस्मा करवा कर बोले अब तेरा नाम बदलना पड़ेगा, है ना। यहाँ कुछ लोग नाम नहीं बदलते। फादर जॉनसन कांबळे नगरकडचे नाव, फादर डेविड जोगदंड, नाम नहीं बदलते। अब वो कह रहा है कि मुझे नाम बदलना है, तो फादर ने कहा ठीक है तेरा नाम बता। वो बोला नाम से बड़ी प्रॉब्लम है भैया, जब हिंदू में था तो छेदूलाल था, जब इधर आ गया सिखों में आ गया तो छेदू सिंह हो गया। लेकिन लोग है कि हिंदू में था तो छेदूलाल का लाल भूल गए और छेदू छेदू कह रहे थे। इधर आ गया तो छेदू सिंह का सिंह भूल गए और छेदू छेदू कह रहे। नाम से बड़ी प्रॉब्लम है। फादर बोले डोंट वरी माय चाइल्ड, आई विल टेक केयर ऑफ यू, गॉड लव्स यू, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज योर नेम। मैं तुम्हारा नाम बदलने जा रहा हूँ। नाउ फ्रॉम दिस डे, नाउ फ्रॉम दिस मिनट, नाउ फ्रॉम दिस टाइम द होल वर्ल्ड विल कॉल यू बाय द नेम ऑफ मिस्टर होल। आज से तुम्हारा नाम बदलेगा और तुम्हारा नाम मिस्टर होल रहेगा। बोले ये क्या? अरे भैया मैं नाम से परेशान था, तुमने फिर मुझे वही लाकर खड़ा कर दिया। अरे भाई छेदू नाम पीछा नहीं छोड़ रहा। बोले मैंने नाम बदल दिया, तुम्हारा नाम मैंने मिस्टर होल रख दिया। अरे होल के मायने भी तो यही होते हैं, नाम बदलना है। बोले बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। फिर कहने लगा मैं बौद्ध बनूंगा, मुझे तथागत की शरण में जाना है, मुझे बुद्ध की शरण में जाना है, तो बुद्ध का धर्म लूंगा। फिर कन्वर्जन हो गया। बोले अब नाम क्या रखना है? यहाँ दीक्षा वगैरह हो गई। बोले नाम से बड़ी उलझन है, क्या नाम है? बोले हिंदू था तो छेदूलाल था, लोगों ने लाल छोड़ दिया और छेदू बुला रहे। फिर सिख में गया तो छेदू सिंह बुलाने लगे, सिंह छोड़ दिया छेदू बुलाने लगे। और क्रिश्चियनों ने तो पूरा रायता ही फैला दिया, बोले वो तो मिस्टर होली बुलाने लगे। बेचारे जो थे दीक्षा देने वाले, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज से हम तुम्हारा नाम बदल देंगे, आज से दुनिया तुम्हें छिद्र बोधी नाम से जानेंगे।
लोगों ने बोधि छोड़ दिया और छिद्र पकड़ लिया। समझ में आई कुछ बात? बोधि छोड़नी नहीं है, बोध लेना है। हम जिन चीजों पर गौर करना चाहिए वो चीजें कुछ छूट रही है। एक बात जरूर कि आप जब कास्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हो तो थोड़ा क्लास कॉन्फ्लिक्ट में भी आ जाइए। आरक्षण की बात जरूर कीजिए, आरक्षण के लिए लड़ना भी पड़ेगा, लेकिन लड़ते लड़ते साथ ही साथ आगे की जनरेशन के लिए ये भी ध्यान में रखेंगे कि 1995 से हमारे यहाँ जो जीपीएल चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इसमें शायद आने वाली मल्टीनेशनल कंपनी जो है, इन मल्टीनेशनल कंपनियों में आरक्षण की बात इतनी न चलेगी। तब चाहिए कि हमें मेरिट ही दिखाना पड़ेगा। हमें मेरिट कूट कूट के भरा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आरक्षण पर निर्भर रहेंगे तो बच्चों का ध्यान मेरिट से हट जाएगा। उस पर थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली लड़ाई ना सिर्फ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट की, साथ ही साथ क्लास कॉन्फ्लिक्ट की भी है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और हमसे अगर कोई भूल चूक हुई है, अगर किसी को कुछ गलत सलत लगा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, कोई आहत हुआ है, किसी को दुख हुआ है, गलती से भी किसी की भी हमने अगर हमारी बातों से संभावना हुई हो, ऐसा लग रहा हो, तो आप में से उन सभी महानुभावों की, उन सभी आयोजकों की, उन सभी श्रोतागण की, उन सभी अभियंता भाई और बहनों की, उन सभी नेताओं की, उनके सभी कार्यकर्ताओं की, उनके सभी खबरियों की, खबरी बहुत रहते हैं, बहुत खबरी रहते हैं, और खबरियों से हमारी दोनों, उन सभी की, इनमें से हम किसी की भी माफी नहीं मांगेंगे। हम अपनी बात पर पूरी तरह से कायम है, क्योंकि अपनी बात बोलकर बात से मुकर जाना, ये मुकरने के लिए हम कोई दिग्विजय सिंह या अन्ना हजारे नहीं है। हम अपनी बात पर कायम रहते हैं। हमारा नाम सुषमा अंधारे है और अपने बाप की खाते हैं, अपने बाप के कानून से चलते हैं और कानून की बात करते हैं। आप सभी ने इतने समय से हमें, हालांकि मिनिस्टर यह सबसे बड़ी पावर है, मानना पड़ेगा लीगल तौर पर, तो मिनिस्टर की बात के बाद किसी की भी बात ना होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मिनिस्टर की बात के बाद भी आपने हमारी बात सुनी, यही हमारे लिए बहुत बड़ी मेहरबानी वाली बात थी। इस नाते तो कम से कम आपसे हमने शुक्रिया अदा आपका हमने करना ही चाहिए, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, मैं आपका शुक्रिया भी नहीं कहूंगी, क्योंकि शुक्रिया परायों का किया जाता है। मैंने इतनी अपनेपन से, इतना दिल जलाकर, खून जलाकर यह बात कही है, तो मुझे लगता है मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप में से एक हूँ। शुक्रिया कहकर आपसे पराया नहीं होना चाहती। आपके साथ यह ऋणानुबंध, यह ऋणानुभाव यहीं पर जोड़ते हुए, सहेजते हुए, आप सभी के ऋण में रहते हुए आज्ञा चाहूँगी। जय ज्योति, जय भीम, जय शाहू, जय जिजाऊ।